प्रोग्राम न्यूज़ वॉच में नाज़रीन एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हुकूमत की 3 साल कारकर्दगी पर बात करने के लिए मैं ज्वाइन किया है पेशावर से अवामी नेशनल पार्टी के सीनियर रहनुमा जनाब हाजी अदील ने और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रुकन कौमी असम्बली जनाब सैयद आसिफ हसनैन ने। हाजी अदील साहब आपको भी खुशामदीद कहते हैं और आसिफ हसनैन साहब आपको भी अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। हाजी साहब से शुरू करते हैं। हाजी साहब आप फरमाइएगा, आप हुकूमत की एक अहम इत्तेहादी जमात हैं, खैबर पख्तूनख्वा में आपकी हुकूमत है। आपके ख्याल में आज के दिन 3 साल मुकम्मल होते हैं हुकूमत को, कितनी कामयाब रही हुकूमत और कौन से चैलेंजेस अब भी सामने हैं? बहुत बहुत शुक्रिया। 3 साल में बहुत सारी सियासी कामयाबियां इस हुकूमत ने हासिल की हैं और बहुत सारे मसले अभी भी हल तलब हैं। जहाँ जो मसाइल हल नहीं हो सके या जो बढ़ गए हैं और जिनके हल की जरूरत है, उसमें तो महंगाई है, बेरोजगारी है और करप्शन और उसके अलावा सिक्योरिटी का मसला है। हमें ये सिक्योरिटी के मामला विरासत में मिल रहे हैं और वार एंड टेरर जो है वो बढ़ती जा रही है और जब तक कि अफगानिस्तान में अमन नहीं आएगा हम इस जंग में मुलव्वस ही रहेंगे और ये जंग में कमी नहीं आएगी और हमारे लोग शहीद होते रहेंगे। तो ये एक मसला है, महंगाई का मसला। कुछ हुकूमत की अपनी गलत पॉलिसियों के नतीजे में कुछ बैन अवी तौर पर आप देखें कि इस दौर में 2 मरतबा पेट्रोल की कीमतें बेतहा बढ़ी हैं। पिछले साल 2009 में तो पेट्रोल का एक बैरल $148 तक चला गया, अब 116 और 18 है। लीबिया की अगर जंग जारी रही तो पेट्रोल की कीमत में और इजाफा होगा। पेट्रोल का और सुई गैस का इस्तेमाल बहुत ज्यादा हो रहा है और जिसके नतीजे में शॉर्टेज पैदा हो रही है। हमारी पिछली हुकूमतों की गलतियों के नतीजे में हमने तमाम गाड़ियों में सीएनजी लगा दिए और सीएनजी के पंप हर जगह मौजूद है। अब मसला यह है, या तो गाड़ियों को आप गैस दीजिए या अपने किसानों को दें। नतीजा यह है कि गाड़ियों वाले भी शोर मचा रहे हैं और कारखाने वाले 3-3 और 4-4 दिन कारखाने हमारे बंद रहते हैं, तो इससे इकोनॉमिक क्राइसिस पैदा हो रहा है और मुल्क में बेरोजगारी में इजाफा हो रहा है, एक्सपोर्ट में कमी हो रही है। ये वो मसले हैं जो हमारे साथ लगे हुए हैं जिसको हल करना अब हुकूमत पे लाजम है। ठीक है हाजी साहब, हाजी साहब आप हमारे साथ मौजूद रहिए। हम गुफ्तगू में आसिफ हसनैन साहब को भी शामिल करते हैं, फिर भी आपसे पूछते हैं। आसिफ हसनैन साहब, आपकी नज़र में कौन से वो अहम चैलेंजेस हैं जो हुकूमत के सामने अब भी मौजूद हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो सबसे बड़ी बात यह है कि जिस वक्त भी कोई जमहूरी गवर्नमेंट आती है तो लोगों की तवक्कुआत और उम्मीदें जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं और लोग इस बात की उम्मीद करते हैं कि उनके जो बुनियादी मसाइल हैं उस पर उसको फोकस किया जाएगा और उसमें बेहतरी आएगी। मगर बदकिस्मती से हुआ क्या कि हुकूमत के जो 3 साल पूरे हुए, गो के हुकूमत के कुछ इक़दाम ऐसे थे जिसकी कोशिश की गई कि इसमें बेहतरी लाई जाए और इसमें 18वीं तरमीम और NFC अवार्ड जैसे मामला जरूर थे, लेकिन जो तवक्कुआत लोगों की थी वो मैं समझता हूँ कि पूरी नहीं हो सकी। और उस हवाले से जिस तरह भी आपने भी जिक्र किया और हाजी अदील साहब भी जिक्र कर रहे थे कि जो बढ़ता हुआ इन्फ्लेशन था, आपकी बेरोजगारी थी, पावर क्राइसिस जो कि इन 3 सालों में हुकूमत को हल करने थे वो हल नहीं हो सके, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल। फिर सबसे बड़ी बात यह कि बात हुई कि जी तनख्वाहों के इजाफे का 6 से 15% लोग जो गवर्नमेंट मुलाजमत में हैं उनकी तनख्वाहें तो बढ़ गई, लेकिन जो इस वक्त लोग 85% लोग जो है जो प्राइवेट सेक्टर में हैं उनकी तनख्वाहें नहीं बढ़ने की वजह से जो महंगाई का बोझ पड़ा है उन पर, इजाफी बोझ, वो जो है नाकाबिले जिक्र है। ये जो सूरत हाल बनी है, इस सारी सूरत हाल में यकीनी तौर पर पाकिस्तान के बेशतर इलाकों, बेशतर शहरों और सूबों में क्राइम रेशियो जो है उसमें बहुत ज्यादा इजाफा हुआ। लॉ एंड ऑर्डर की सूरत पहले ही खराब थी और अब जो एक उम्मीदें थी लोगों की, यकीनी तौर पर सूरत हाल आहिस्ता आहिस्ता तेजी से खराबी की तरफ जो है वो चली जा रही है। हमने जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के हवाले से जो एजेंडा हुकूमत को दिया था उस पर मुशावरत करने की कोशिश की मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने, हुकूमत ने उसको जो है वो साइड में रख दिया और शायद उस पर अब तक संजीदगी से जो है वो उसको नहीं लिया गया। हम चाहते हैं कि हम हुकूमत में हैं, हुकूमत के साथ हैं, हुकूमत में मुशावरत में हैं,
تو حکومت جو ہے اپنے کولیشن پارٹنر سے جو بھی اچھی چیزیں ہیں وہ اس کو لے، لیکن اگر لا اینڈ آرڈر کی صورتحال پر متحدہ قومی موومنٹ نے جو اپنا بل دیا اس پر عمل درآمد نہیں ہوگا، اور اقتصادی جو صورتحال ہے ملک کی اگر وہ بہتر نہیں ہوگی اور لا اینڈ آرڈر کی صورتحال اسی انداز کی رہے گی، تو یقینی طور پر اس ساری چیزوں سے مسائل بڑھیں گے، اس سے کم تو نہیں ہو سکتے۔ اور جو یہ 3 سال کی صورتحال ہے، یہ پھر جو ہے وہ اگلے 2 سال کا جو ٹارگٹ ہے اس پہ جو ہے وہ حکومت کو پھر یہ دیکھنا ہوگا کہ 3 سالوں میں جو کچھ نہیں کر سکی وہ اگلے 2 سال میں کس طرح پورا کر سکتی۔ اچھا حاجی صاحب آپ فرمائیے گا، اب گڈ گورننس کا بھی ایک بڑا اہم ایشو رہا ہے، اب آپ یہ فرمائیے گا آصف حسنین صاحب سے تو یہ کہتے ہیں کہ 3 سال میں اگر نہیں ہوا تو 2 سال میں کیسے ہوگا؟ کیا آپ بھی اس سے اتفاق کرتے ہیں، یا پھر اب بھی کوئی گنجائش ہے کہ گڈ گورننس اگر بہتر کی جائے، اپنی گورننس کو بہتر کیا جائے، گڈ گورننس کو پریکٹس کیا جائے تو حالات میں بہتری آ سکتی ہے؟ دیکھیں بالکل حالات میں بہتری آ سکتی ہے۔ شروع میں تو آپ دیکھیں تمام پارٹیاں اکٹھی ہو کے حکومت کر رہی تھی، پنجاب میں بھی پیپل پارٹی اور مسلم لیگ تھی، مسلم لیگ خود فیڈرل گورنمنٹ میں شامل تھی، سندھ میں کئی پارٹیاں ایم کیو ایم، اے این پی، پیپل پارٹی، فنکشن مسلم لیگ، یہ سب مل کے حکومت کر رہی ہیں۔ بلوچستان میں تقریباً ساری پارٹیاں مل کے حکومت کر رہی ہے، خیبر پختونخوا میں پیپل پارٹی اے این پی کے ساتھ مل کے حکومت کر رہی ہے۔ تو شروع میں تو یہ تھی، اب بھی یہ صورتحال ہے۔ البتہ پنجاب کی سے پیپل پارٹی اور مسلم لیگ نون کی جدائی ہو گئی ہے، اور مسلم لیگ نون کو وفاقی حکومت سے بھی الگ ہو گئی ہے۔ اب پرابلم یہ ہے، آپ دیکھیں کہ ان حالات میں جبکہ کلیئر میجارٹی پاکستان پیپل پارٹی کے پاس نہیں ہے کسی ہاؤس میں بھی، اور کسی پارٹی کے پاس نہیں ہے۔ اگر پنجاب میں بھی دیکھیں گے تو مسلم لیگ نون کے پاس اکیلے کلیئر میجارٹی نہیں ہے، این پی کو بلوچستان پختونخوا میں اکیلے سنگل میجارٹی پارٹی نہیں ہے، اور مرکز میں پیپل پارٹی نہیں ہے۔ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، لیکن اس کے باوجود جو زرداری صاحب کی پالیسیز، اس کے نتیجے میں آپ نے دیکھا کہ 18 امینڈمنٹ متفقہ طور پہ ہوئی ہے، 19 امینڈمنٹ متفقہ طور پہ ہوئی ہے۔ یہ بہت بڑا مسئلہ تھا، کنکرنٹ ختم ہوئی اور صوبوں کو کے اختیارات ملے۔ سندھ کا جو سب سے بڑا مسئلہ تھا کہ سروسز پہ سیل ٹیکس جو ہے وہ صوبے خود کلیکٹ کرے، ہمارے صوبوں کا نام ہمیں ملا، خیبر پختونخوا ملا۔ اس کے ساتھ نیشنل فائنانس کمیشن میں تمام حکومتوں نے اور پارٹیوں نے مل کے ایک مشترکہ ایوارڈ دیا۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے، ہم ان کامیابیوں سے آنکھ چرا نہیں سکتے ہیں کہ یہ اسی حکومت کے دور میں ہوئی ہیں۔ البتہ جیسے میں نے شروع میں کہا کہ بے روزگاری ہے، مہنگائی ہے، جس کے انٹرنیشنل مسائل بھی، اور ہماری سیکورٹی کا مسئلہ ہے۔ کرپشن کے معاملے میں عدلیہ کو اب آزاد ہو چکی ہے، اور عدلیہ خود سو موٹو کئی کیسز لے رہی ہے، اور حکومت کو بعض معاملات میں ندامت بھی ہو رہی ہے۔ تو ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ نچلی سطح پہ لوگوں کو کیوں نہیں انصاف مل رہا۔ خالی سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کے لیول پہ تو کچھ کیسز پبلک انٹرسٹ کے سامنے آتے ہیں، لیکن عام لوگوں کا جو عدالتوں سے تعلق ہے، نچلی عدالتوں سے جہاں وہ اپنے مقدمات کے لیے مارے پھرتے ہیں، وہ انصاف ان کو نہیں ملا، باوجود اس کے کہ عدلیہ آزاد اور خود مختار ہے۔ تو یہ صورتحال بڑی خراب ہے۔ اس کو جب تک آپ لوگوں کو انصاف نہیں ملے گا، تو جب تک انصاف نہیں ملے گا تو پھر میرٹ بھی نہیں ہوگا، مہنگائی بھی ہوگی، لوگ اپنی عدالتوں میں جائیں گے تو اپنا انصاف وہ حاصل نہیں کر سکیں گے۔ تو ہمارا تو یہ خیال تھا کہ عدلیہ کی آزادی اور خود مختاری کے نتیجے میں اس ملک میں ایک بہت بڑا انقلاب آئے گا، بدقسمتی سے وہ نہیں آیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ حکومت کے پاس چونکہ سنگل پارٹی اکثریت نہیں ہے تو وہ بہت بڑے فیصلے نہیں کر سکتی۔ جب وہ کوئی فیصلہ کرتی ہے کسی حلقے پہ، کسی گروپ پہ وہ ٹیکس لگانا چاہتی ہے، کچھ ٹیکس وہ لگا نہیں سکتی ہے، جیسے کہ ایگریکلچرل انکم سے جو آمدنی ہے وہ اس پہ پارلیمنٹ کا پریشر ہے، وہ دونوں بڑی پارٹیاں اس کے لیے تیار نہیں ہیں۔ لیکن جو ٹیکس وہ لگانا چاہتی ہے، ٹیکس کی سطح کو وسیع کرنا چاہتی ہے، بیس کو وسیع کرنا چاہتے ہیں، پھر اب اتحادی پارٹیوں میں اختلاف پیدا ہو جاتا ہے، وہ ان کی مخالفت شروع کرتی ہے، تو حکومت کے لیے بڑی مشکلات ہیں۔ چونکہ حکومت کے پاس فیصلہ کرنے کے لیے سادہ میجارٹی نہیں ہے، اور جس حکومت کے پاس سادہ میجارٹی نہ ہو اور وہ منارٹی کی وجہ سے دوسری پارٹیوں کی مدد سے فیصلہ کری، تو پھر وہ کمپرومائز کرتی ہے، وہ اپنا ایجنڈا
कामयाबी से चला नहीं सकते। ये ठीक है आसिफ साहब, आपकी जो जमात है, आपके कायद भी मुख्तलिफ इशूज़ पे बड़ा दो टोक स्टैंड लेते रहे हैं। यानी कि हमने देखा कि अगर पिछले उसमें हम देखें पेट्रोल की कीमतों में जो इजाफा हुआ, उस पर भी आपकी जमात ने मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़, दो टोक मौक़िफ़ अपनाया, जिसकी वजह से हुकूमत मजबूर हुई। आप इत्तेहादी जमात हैं, आप भी बड़ी सख्ती के साथ हुकूमत को मशवरे भी देते रहते हैं और अपने मुतालबात भी पेश करते रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर गुड गवर्नेंस नहीं आती तो फिर ज़ाहिर है कि महंगाई तो बढ़ेगी, बिजली की कीमतों में भी इजाफा होगा। और जैसे अक़वाम मुत्तहिदा की भी रिपोर्ट आई गुज़िश्ता रोज़ के अशिया तो मौजूद हैं लेकिन क़ुव्वत ख़रीद से बाहर होती चली जा रही हैं, तो ये तो सूरत हाल बड़ी ख़राब होगी। फिर लेकिन पहली बात तो ये है कि जो गुड गवर्नेंस का मसला है, इसका डिपेंड करता है आपकी पॉलिसीज के ऊपर और आपकी हुकूमती डायरेक्शंस के ऊपर। अगर आपकी जो है वो आपका फोकस जो है वो किसी और सिमत में होगा तो यकीनी तौर पर मामला बेहतरी की तरफ नहीं जाएंगे। आज हम 63 सालों के बाद और ये 3 साल के जो पीरियड पार्टी का जो गुजरा है हुकूमत का, जिसमें प्रेसिडेंट से लेकर तमाम अहम जो ओहदे हैं वो इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास हैं, अहम जिम्मेदारियां उनके पास हैं। तो इस वक्त हम ये सोच रहे हैं कि जी हमारी तालीमी पॉलिसी क्या होनी चाहिए, हमारे पास जो है हेल्थ की फैसिलिटीज हम लोगों को किस तरह प्रोवाइड करें, हम जो है अपना बुनियादी जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह जो है वो तैयार करें। तो जब हम आज जाकर ये सब कुछ सोच रहे हैं और अपनी पॉलिसीज आज भी नहीं बना पा रहे, आज हम दीगर जो हमारे ममालिक हैं, हमारे पड़ोसी मुल्क हैं, उन्होंने अपने एडमिनिस्ट्रेशन और दीगर चीजों को बेहतर करने के लिए मजीद सूबों को बढ़ाया है उन्होंने। हम आज तक अपने सूबों पर जो है वो बहस हमने की हुई है, आज भी हम डैम्स और दीगर चीजों पर अपनी बहस कर रहे हैं, लेकिन हम ये नहीं देख रहे कि इस वक्त जो पावर क्राइसिस तेजी से बढ़ता जा रहा है, इस वक्त जो वाटर क्राइसिस, इसके बाद जो नया क्राइसिस आने वाला है वो तेजी से बढ़ता चला जा रहा है। तो फिर हम किस तरह इन तमाम चीजों को करेंगे। जहां तक मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का ताल्लुक है, देखें जी हमने बुनियादी तौर पर इक्तिसादी पॉलिसीज को बेहतर करने के लिए जो चीज दी है वो डिपेंड करती है इन तमाम चीजों पे। आपकी इक्तिसादियात बेहतर होगी तो सारी चीजें जो है आसानी से कर सकेंगे। आप अपने अखराजात को अगर कम नहीं करेंगे, आप जो है वो अपनी करप्शन को, लूटमार को कम नहीं करेंगे, आप उन जगहों पर जो नॉन एक्सपेंडिचर्स जो इस तरह नॉन डेवलपमेंट जो चीजें हैं उन पे से अगर अपने बजट को कम नहीं करेंगे तो अल्टीमेटली बहुत से ये क्राइसिस जो है वो कम नहीं होंगे बल्कि बढ़ते चले जाएंगे। तो हम फिर ये कहेंगे कि देखें जी हुकूमत जो है अपना फोकस उस सिमत से हटाकर अवाम की तरफ लेकर आए ताकि अवाम के अंदर एक एतमाद पैदा हो। इस वक्त अवाम का सबसे बड़ा मसला उस ट्रस्ट का है जिसको अब तक हुकूमत बहाल नहीं कर सकी। तो हुकूमत अपनी मजबूत और मुस्तहकम पॉलिसीज की बुनियाद पर और उसको एक बेहतर टीम की मदद से उसको इम्प्लीमेंट कराने की तरफ जाएगी जब मामला बेहतरी की तरफ होंगे। अदरवाइज मैं नहीं समझता कि सिर्फ जबानी कलामी जो है वो बयानात देने से और मीडिया पर टीवी पे आकर चीजों को एड्रेस करने से, इन सारी चीजों से तो बेहतरी जो है मैं नहीं समझता कि आ सकती। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ हसनैन साहब आपका, और बहुत बहुत शुक्रिया हाजी अदील साहब आपका कि आपने हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया। वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हमारे इस प्रोग्राम का सिलसिला जारी रहेगा।